जय हिंद। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पुमंग और जायांग के बारे में पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग जो है परागन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक हमारा उससे पहले एक पॉइंट है कि भ्रूणपोष, यानी कि ये जो है अंडक के अंदर जो भ्रूणपोष पाया जाता है जिसमें 7 कोशिका या 8 केंद्रक पाए जाते हैं। तो भ्रूणपोष को थोड़ा सा देख लेते फ्रेंड्स। ये जो भ्रूणपोष होता है इसमें मुख्यतः जो है 3 प्रकार के नहीं होते फ्रेंड्स। ये 3 प्रकार के नहीं होते, इसके अंदर जो है 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले रहे हो, नोट्स बना रहे हो तो यहाँ पे सही कर लेना आप लोग। ये भ्रूणपोष में जो है मुख्यतः 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, पहला क्या है हमारा प्रतिमुख कोशिका, दूसरा क्या है द्वितीयक केंद्रक और तीसरा क्या है अंड समुच्च। ना तो हम पहले देखेंगे प्रतिमुख कोशिका को। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं प्रतिमुख कोशिका एंटीपोडल सेल क्या होता है। तो चलेजल छोड़ की ओर फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा पहले फिगर देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। आप लोगों को ये फिगर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये जो है हमारा ये चलेजल छोड़ है, यानी कि चला जाए फ्रेंड्स। इसी छोड़ को हम लोग चलेजल छोड़ कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये द्विध्रुवीय कोशिका है, ये जो सहायक कोशिका है, और ये बीच वाला जो है ये अंड कोशिका है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं बीजांड द्वार कहते हैं। और ये क्या होता है केंद्रक कोशिका होता है। और ये जो है फ्रेंड्स इस बीच में जो दिख रहा है ये प्रतिमुख कोशिका है। ओके, और ये जो है चलाजा है, तो इसके जो छोड़ हैं उसको हम लोग चलेजल छोड़ बोलते हैं। तो हम लोग चलते हैं वहाँ हमारा जो टॉपिक था प्रतिमुख कोशिका उसकी तरफ। तो यहाँ पे क्या था फ्रेंड्स कि इसका जो डेफिनेशन मैंने लिखा है कि चलेजल छोड़ की ओर, यानी आप चलाजा भी बोल सकते हो। हमने सटीक होने के लिए, ऐसे अच्छा लगने के लिए हमने ऐसे बोला कि चलेजल छोड़ की ओर 3 कोशिकाएं का समूह पाया जाता है। 3 कोशिकाओं का क्या पाया जाता है समूह पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। यानी चलाजा जो जिधर होता है चलाजा की ही ओर 3 कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, यानी कि एंटीपोडल सेल कहते हैं। और ये जो है तीनों कोशिकाएं क्या होते हैं अगुणित होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स अगुणित होते हैं। और इसी के माध्यम से जो अंडप अपना क्या करता है पोषण प्राप्त करता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं अगला क्या है फिर हमारा द्वितीयक केंद्रक। अब ये द्वितीयक केंद्रक क्या होता है फ्रेंड्स, तो भ्रूणपोष के मध्य में 2 कोशिका पाए जाते हैं। भ्रूणपोष के मध्य में यानी बीच वाले भाग में जो है 2 कोशिका पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। और ये हमेशा द्विगुणित होते हैं। द्वितीयक केंद्रक क्या होते हैं हमेशा द्विगुणित होते हैं, परंतु इसके निर्माण में 2 ध्रुवीय केंद्रक भाग लेते हैं। और इसके जो निर्माण होता है द्वितीयक केंद्रक का जो निर्माण होता है उसके निर्माण में 2 ध्रुवीय केंद्रक भाग लेते हैं। और प्रत्येक ध्रुवीय केंद्रक क्या होता है अगुणित होता है, और दोनों ध्रुवीय केंद्रक मिलकर के द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करता है। यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात है कि द्वितीयक केंद्रक हमेशा क्या होता है द्विगुणित होता है, लेकिन द्वितीयक केंद्रक का जो निर्माण होता है ध्रुवीय केंद्रक के द्वारा, तो वो ध्रुवीय केंद्रक क्या होते हैं अगुणित होते हैं। ना फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं। यही कारण है कि द्वितीयक केंद्रक क्या होता है द्विगुणित होता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वही जो है यहाँ लिखा हुआ है पोलर न्यूक्लियस प्लस पोलर न्यूक्लियस बराबर क्या हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी कि ध्रुवीय केंद्रक और प्लस ध्रुवीय केंद्रक बराबर क्या हो गया द्वितीयक केंद्रक। यानी कि जो है ये अगुणित यानी n और ये भी अगुणित यानी n, दोनों मिलकर के क्या हो गया फ्रेंड्स ये क्या हो गया 2n हो गया। ओके, अब फिर यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है फ्रेंड्स ध्रुवीय केंद्रक प्लस ध्रुवीय केंद्रक बराबर क्या हो गया द्वितीयक केंद्रक। अब जो है उसी को लिखा हुआ नीचे n प्लस n बराबर क्या है 2n है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या लिखा है यह जो निषेचन में भाग लेता है जिससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। ये क्या होता है निषेचन की क्रिया में भाग लेता है और जिसके कारण जो है भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अब हम लोग अगला देख लेते हैं अंड समुच्च। तो अंड समुच्च क्या होता है कि बीजांड के नीचे 3 कोशिका के समुच्च पाए जाते हैं। बीजांड के नीचे कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स बीजांड के नीचे। इसको थोड़ा हम फिगर में हम लोग देख लेते हैं।
नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये जो है बीजांड द्वार, यहाँ पे 3 कोशिकाओं का क्या पाया जा रहा है, एक समुच्चय। क्या है फ्रेंड्स, 3 कोशिकाओं का समुच्चय है। ओके फ्रेंड्स, और इसमें जो ये वाला कोशिका है ये क्या होता है, अंड कोशिका होता है, यानी इसी को अंडा बोला जाता है। और यहीं पे जो है ये 2 कोशिकाएं हैं, ये दोनों कोशिकाएं क्या है, सहायक कोशिकाएं। ओके फ्रेंड्स, और जो है ये इसी तीनों को मिला करके, इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है, इसे ही अंड समुच्चय कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग चलते फिर हमारा जो वहाँ डेफिनेशन था उसके तरफ, तो देख लेते हैं उस डेफिनेशन को। तो क्या है कि बीजांड के नीचे 3 कोशिकाओं के समुच्चय पाए जाते हैं। फिगर में मैंने दिखाया था फ्रेंड्स, बीजांड द्वार लिखा था, तो उसके नीचे जो 3 कोशिकाएं पाए जाते हैं, 3 कोशिकाओं का समुच्चय पाया जाता है, उन्हीं को बेसिकली क्या कहा जाता है, अंड समुच्चय कहा जाता है। और जिसमें जो है सबसे ऊपर जो एक मध्य में एक बड़ी कोशिका पाई जाती है, और उसी को क्या कहा जाता है, अंडा कहा जाता है। तथा इसके जो नीचे 2 कोशिकाएं थी, जिसे हमने वहाँ पे सहायक कोशिका लिख रखा था, वो 2 कोशिकाएं पाए जाते हैं, उनको जो क्या है, सहायक कोशिका कहा जाता है। और यह सहायक केंद्रिका एक क्या होता है, रासायनिक पदार्थ को स्रावित करती है, जिसे ये अपनी ओर क्या करता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा पेज मिसिंग है, तो जिससे ये क्या करता है फ्रेंड्स, अपनी ओर जो है परागकण को जो है आकर्षित करता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं, हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है, परागन। क्या है, परागन यानी कि इंग्लिश में इसको पोलिनेशन बोला जाता है। और ये जो है पुष्पीय पौधों में निषेचन के पहले एक घटना घटती है, जिसे क्या कहा जाता है, परागन कहा जाता है। और परागन के बिना निषेचन संभव नहीं है। ओके फ्रेंड्स, परागन के बिना निषेचन संभव नहीं है। परागकोश से परागकण को वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, परागन कहलाता है। यहाँ पे ये दूसरा टाइप का डिफिनीसन है, आप दोनों में से जो चाहो वो लिख सकते हो फ्रेंड्स। पहला तो ये हो गया हमारा कि पुष्पीय पौधों में निषेचन से पहले एक घटना घटती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। और दूसरा क्या हो गया, परागकोश से परागकण को वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है हमारा स्वपरागन होता है, और दूसरा क्या होता है, पर परागन होता है। यानी कि पहला स्वपरागन यानी सेल्फ पोलिनेशन, और दूसरा पर परागन यानी कि क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं हमारा पहला स्वपरागन। तो स्वपरागन क्या होता है, नाम से ही पता चलता है, स्व मतलब स्वतः, परागन मतलब परागन करे तो स्वपरागन कहलाएगा। तो हमने यहाँ क्या लिखा, जब किसी पुष्पीय पौधों में परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स कि जब किसी पुष्पीय पौधों के जो परागकण होते हैं उसी पौधों के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है स्वयुग्मन और दूसरा होता है विषम युग्मन, यानी कि ऑटोगेमी और गैस्ट्रोगेमी होता है। तो स्वयुग्मन को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, यानी ऑटोगेमी को। तो ये जब किसी पुष्पीय पौधों में परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्वयुग्मन कहते हैं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, स्वयुग्मन कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ जो क्या होता है कि ये जो परागकोश है, इससे परागकण निकल करके ये परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वयुग्मन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये परागकण निकल के इसी पौधे के जो दूसरे पुष्प होंगे, यानी कि इस पौधे में तो होंगे परंतु ये पुष्प नहीं होगा, दूसरा पुष्प होगा, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएंगे जब, और वहाँ पे जब परागन की क्रिया होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम युग्मन कहेंगे। तो स्वपरागन में क्या था फ्रेंड्स कि जब जो है परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता था, तो उसे हम लोग स्वपरागन कहते थे। और ये उस स्वपरागन भी 2 प्रकार के हो गए, पहला हो गया हमारा स्वयुग्मन और दूसरा क्या हो गया, विषम युग्मन। तो वहाँ पे क्या हो गया
कि ये जो संयुग्मन यानी कि ये इससे जो परागकण निकल रहा है, यानी इसी पुष्प से परागकण निकल के और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो ऐसे परागन को हम लोग क्या कहेंगे, संयुग्मन कहेंगे। और यदि इस पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर इसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम युग्मन कहेंगे। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे तो डिफिनेशन में भी लिखा है, जब किसी पुष्पीय पौधों में परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे हम लोग ऑटोगेमी कहते हैं, यानी कि संयुग्मन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे फिर क्या है, दूसरा है गैस्ट्रोगेमी यानी कि विषम युग्मन। तो जब किसी पुष्पीय पौधे में परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रोगेमी कहते हैं, यानी विषम युग्मन। यानी कि इस पुष्प के जो परागकोश से परागकण निकल करके किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर के परागन की क्रिया होता है, तो ऐसे परागन को हम लोग क्या कहते हैं, विषम युग्मन कहते हैं, यानी कि गैस्ट्रोगेमी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इससे आगे जो है हम लोग फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्या है कि ऑटोगेमी निम्न प्रकार के होते हैं। ऑटोगेमी भी होता है फ्रेंड्स, उसके भी कई प्रकार होते हैं, जैसे हो गया समकालोपक्वता, उसके बाद हो गया अनुन्मिल्य परागन, फिर हो गया कली परागन। तो इन सब टॉपिक को फ्रेंड्स हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इन सब टॉपिक पर। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। तो आप लोग जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप लोगों को जो है नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो फ्रेंड्स, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके, और वो जो है इस वीडियो को देख करके अपना पढ़ाई में मदद पा सके फ्रेंड्स। और लाइक कर दो आप इस वीडियो को यदि अच्छा लगा हो तो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लो फ्रेंड्स, ताकि हमारा जो है हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में इतना है, मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।